प्यारे विद्यार्थियों साथियों, आज हम बात करेंगे लोकतांत्रिक समाजवाद के गुण, दोष, उद्देश्य, इसी के साथ में इसके साधन की चर्चा करेंगे। ठीक है, क्या क्या? लोकतांत्रिक समाजवाद के गुण, अवगुण, इसके महत्व, उद्देश्य और साधन। अर्थात आज की वीडियो में हम लोकतांत्रिक समाजवाद के संदर्भ में 4 बातों की चर्चा करेंगे। इसके क्या गुण है, इसके क्या अवगुण है, इसका क्या महत्व है और इसी के साथ में इसके उद्देश्य और साधन से संबंधित बात भी हम इसमें बताएंगे। वास्तविक रूप में किसी न किसी रूप में प्रत्येक प्रतियोगिता परीक्षा के अंतर्गत इसके गुण, अवगुण, महत्व, उद्देश्य व साधन के संदर्भ में प्रश्न अवश्य ही पूछा जाता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, लोकतांत्रिक समाजवाद का क्या अर्थ है, इसके क्या प्रकार है, इसके क्या सिद्धांत है, इसकी चर्चा हमने पिछली वीडियो में कर दी है। तो ध्यान दीजिएगा। अब मैं पुनः एक बार दोहरा रहा हूं कि वास्तविक रूप में लोकतांत्रिक समाजवाद का जो मूल अभिप्राय है वो ये है क्या कि इसका उद्देश्य ये है कि वास्तविक रूप में जो संपत्ति का वितरण है वह उचित रूप में हो, इसके साथ में उत्पादन भी उचित रूप में हो। कहने का भावार्थ ये है कि लोकतांत्रिक समाजवाद का जो मूल लक्ष्य है वह एक न्यायपूर्ण अर्थव्यवस्था की स्थापना करना है। लोकतांत्रिक समाजवाद में वास्तविक रूप में लोकतंत्र और समाजवाद इन दोनों का समन्वय किया गया है। अर्थात एक तरफ स्वतंत्रता और दूसरी तरफ समानता। भाई, लोकतंत्र का केंद्र बिंदु स्वतंत्रता है और समाजवाद का केंद्र बिंदु समानता है। इस विचारधारा में इन दोनों के समन्वय की बात की गई है। इसी के साथ में मैं आपको कहना चाहूंगा कि वास्तविक रूप में लोकतांत्रिक समाजवादी विचारधारा व्यक्तिवादी विचारधारा में जो कमियां हैं उन कमियों को दूर करने का प्रयास करते हैं। अर्थात मूलतः हम ये कहेंगे कि वास्तविक रूप में लोकतांत्रिक समाजवादी विचारधारा एक ऐसी विचारधारा है जो समाजवाद की प्राप्ति वास्तविक रूप में लोकतांत्रिक तरीके से, संवैधानिक तरीके से, विकासवादी तरीके से प्राप्त करना चाहते हैं। तो इसमें ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके अभिप्राय के बारे में हमने पिछली वीडियो में आपको ठीक से समझा दिया है। तो इसके लिए आप हमारी पिछली वीडियो देखिएगा। आज हम बात करेंगे लोकतांत्रिक समाजवाद के गुण की और इसके दोष की, महत्व, उद्देश्य और साधन। चलिए सबसे पहले इसका पहला पार्ट लेते हैं। लोकतांत्रिक समाजवाद के क्या गुण है देखिएगा। लोकतांत्रिक समाजवादी विचारधारा के जो मूल सिद्धांत हमने बताए थे उन मूल सिद्धांतों के आधार पर ही इसके गुणों को बतलाया जाएगा। अब जिसने इसके मूल सिद्धांत समझ लिए हैं उसे इसके गुणों को समझने में कतई परेशानी नहीं आएगी। ठीक है, अब इसके मूल सिद्धांतों को समझने के लिए हमारी पिछली वीडियो आप देखिएगा। तो प्लीज सर्वप्रथम हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। नंबर 1, पहला गुण इसका क्या है? व्यक्तिवाद के दोषों का अंत करता है। कितनी महत्वपूर्ण बात है। क्या? लोकतांत्रिक समाजवाद का जो पहला गुण है वो ये है कि लोकतांत्रिक समाजवाद व्यक्तिवाद के दोषों का अंत करता है। तो भाई, व्यक्तिवादी विचारधारा में ऐसी कौन सी कमी है जिसको ये दूर करना चाहते हैं? हाँ, इसमें कमी है। क्यों? देखो, व्यक्तिवादी विचारधारा वास्तव में व्यक्ति को एक स्वार्थी प्राणी मानकर चलती है। इसी के साथ में वास्तविक रूप में व्यक्तिवादी विचारधारा समाज को व्यक्तियों का एक समूह मानकर चलती है, जबकि लोकतांत्रिक समाजवादी विचारधारा व्यक्ति को एक सहयोगी प्राणी बतलाती है। इसी के साथ में वास्तविक रूप में यहाँ समाज को ये व्यक्तियों का एक समूह नहीं मानती है, बल्कि वास्तविक रूप में समाज को ये एक आंगिक प्रकृति का मानती है। कौन? लोकतांत्रिक समाजवादी विचारधारा समाज की प्रकृति को एक सावयवी मानती है, आंगिक मानती है। आंगिक का मतलब क्या है? देखो, जैसे हमारा जो जीवित शरीर है ना, ये सावयव है। अब इसमें हाथ पैर शरीर के अंग हैं। अब इन अंगों का महत्व शरीर के साथ में
अलग कर देंगे, इसका कोई महत्व नहीं है। इसी प्रकार से लोकतांत्रिक समाजवादी विचारधारा कह रही है कि वास्तविक रूप में ये बात सत्य है कि व्यक्ति राज्य का अंग है, लेकिन भाई ध्यान दें, यहाँ ये किसी भी रूप में व्यक्ति को साधन नहीं बनने दे रहे हैं, बल्कि वास्तविक रूप में लोकतांत्रिक समाजवादी विचारधारा व्यक्ति को एक साध्य ही मानती है, जबकि राज्य को साधन मानती है। ये बात आपको विशेष रूप में ध्यान रखना है। तो कहने का मेरा भावार्थ ये है कि लोकतांत्रिक समाजवादी जो विचारधारा है वो व्यक्तिवाद के जो भी दोष है, जो कमी है, उनको दूर करने की बात करती है। जैसे इसकी और भी महत्वपूर्ण कमी है व्यक्तिवादी विचारधारा की, क्या कि व्यक्तिवादी विचारधारा ये कहती है कि चूंकि व्यक्ति स्वार्थी प्राणी है, विवेकवान प्राणी है, ये अपना हित स्वयं जानता है, इसलिए व्यक्तिवादी विचारधारा कहती है कि व्यक्ति के आर्थिक गतिविधियों के क्षेत्र में राज्य को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। अर्थात व्यक्तिवादी विचारधारा अहस्तक्षेप की नीति का समर्थन करती है, जबकि लोकतांत्रिक समाजवादी विचारधारा का कहना है कि जन कल्याण के लिए राज्य को हस्तक्षेप करना चाहिए। अतः इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि लोकतांत्रिक समाजवादी विचारधारा व्यक्तिवाद के दोषों का अंत करती है। ठीक है, पहला गुण। दूसरा, प्रतियोगिता एवं संघर्ष के स्थान पर सहयोग पर बल। आप ध्यान दें, देखो वास्तव में व्यक्तिवादी विचारधारा व्यक्ति को प्रतियोगिता करने के लिए, संघर्ष करने के लिए विवश करती है। क्यों? क्योंकि वहां व्यक्ति को स्वतंत्र छोड़ दिया जाता है कि भाई जो मेहनत करेगा कमाएगा खाएगा, जो मेहनत नहीं करेगा भूखा मर रहा है भूखा मरने दो। लेकिन लोकतांत्रिक समाजवादी विचारधारा प्रतियोगिता और संघर्ष के स्थान पर सहयोग पर बल देती है। क्यों? क्योंकि लोकतांत्रिक समाजवादी विचारधारा मानव की मूल प्रवृत्ति ही सहयोग को मानती है। अर्थात लोकतांत्रिक समाजवादी विचारधारा व्यक्ति की जो प्रवृत्ति होती है उसके बारे में कहते हैं कि व्यक्ति स्वभाव से ही प्रेमवान होता है, दयावान होता है, परोपकारी होता है और सहयोगी प्रवृत्ति का होता है। क्या होता है? सहयोगी प्रवृत्ति का होता है। अतः इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि लोकतांत्रिक समाजवाद के गुण है कि ये सहयोग के ऊपर बल देते हैं। अगला, तीसरा, लोकतांत्रिक समाजवाद समाज को न्यायपूर्ण ढांचा प्रदान करता है। कैसे? देखो वास्तव में जो व्यक्तिवादी विचारधारा है भाई, वहां व्यक्ति को पूर्ण रूप में स्वतंत्र छोड़ दिया जाता है, राज्य किसी भी हस्तक्षेप नहीं करेगा। अब जो पूंजीपति वर्ग होता है श्रमिकों का शोषण करता है, अब श्रमिकों की रक्षा कौन करेगा? कोई नहीं कर सकता। जबकि लोकतांत्रिक समाजवादी वास्तविक रूप में इसी बात के ऊपर बल देते हैं कि मजदूर और श्रमिकों का भी ध्यान दिया जाए, उनके हित में नीतियां बनाई जाए। इसलिए यह वास्तविक रूप में जो समाज है उस समाज को न्यायपूर्ण बनाना चाह रही है। इनका कहने का मकसद ये है कि वास्तविक रूप में जो अर्थव्यवस्था है वह न्यायपूर्ण होनी चाहिए, वहां मजदूर और श्रमिकों का भी ध्यान रखा जाना चाहिए और राज्य को उनके हित में नीतियां कानून बनाने चाहिए। ये इसका महत्वपूर्ण गुण हो गया। चौथा गुण क्या है? वास्तविक समानता प्रदान करना। अब देखो भाई, वास्तविक समानता प्रदान करना कैसे? देखो जो व्यक्तिवादी विचारधारा है वो तो व्यक्ति की राजनीतिक समानता और सामाजिक समानता की बात तो करते हैं, लेकिन आर्थिक समानता की बात नहीं करते हैं। और जब तक आर्थिक समानता नहीं होगी तब तक राजनीतिक और सामाजिक समानता का कोई मूल्य नहीं है। ध्यान दें, लोकतांत्रिक समाजवाद वास्तविक रूप में राजनीतिक समानता, सामाजिक समानता के साथ साथ आर्थिक समानता के ऊपर भी बल देता है और आर्थिक समानता के ऊपर बल देने के कारण ही ये कहा जा सकता है कि ये वास्तविक रूप में वास्तविक समानता प्रदान करते हैं लोगों को। क्यों? एक भूखा व्यक्ति क्या जाने मत का क्या मूल्य होता है, कैसे अपने मत का प्रयोग करेगा। अमीर व्यक्ति उसके मत को खरीद लेता है। तो यहाँ लोकतांत्रिक समाजवादी विचारधारा वास्तविक रूप में तीनों के ऊपर बल देती है: राजनीतिक समानता, सामाजिक समानता, आर्थिक समानता।
ठीक है। और जब तक आर्थिक समानता स्थापित नहीं होगी तब तक राजनीतिक समानता, सामाजिक समानता का कोई मूल्य नहीं है। ये अवश्य ध्यान रखेंगे, ठीक है। क्लियर हो गया? आशा करता हूं आप समझ रहे होंगे। अगला गुण है इसका, वास्तविक स्वतंत्रता प्रदान करता है। ये क्या कह रहा हूं मैं, वास्तविक स्वतंत्रता प्रदान करता है। नोट कीजिएगा, वास्तविक स्वतंत्रता प्रदान करता है, ये इसका 5वां गुण है। अब वास्तविक स्वतंत्रता प्रदान करता है कैसे, ध्यान दें। देखो, वास्तव में व्यक्तिवादी विचारधारा व्यक्ति की राजनीतिक स्वतंत्रता और सामाजिक स्वतंत्रता की बात तो करता है, लेकिन आर्थिक स्वतंत्रता की बात नहीं करता है। जबकि लोकतांत्रिक समाजवादी वास्तविक रूप में राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक स्वतंत्रता की बात करते हैं। ये आर्थिक स्वतंत्रता के ऊपर विशेष बल देते हैं, इसलिए ये कहा जा सकता है कि लोकतांत्रिक समाजवाद वास्तविक स्वतंत्रता व्यक्तियों को प्रदान करता है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जैसे मैं समझा रहा हूं वैसे समझते चलेगा, ये विचारधारा में कोई बात शेष रहेगी ही नहीं। आगे अगला गुण क्या है भाई इसका, छठा, वास्तविक लोकतंत्र की स्थापना करता है। ये नोट करें, वास्तविक लोकतंत्र की स्थापना कैसे। देखो, व्यक्तिवादी विचारधारा, क्योंकि देखो ये व्यक्तिवादी विचारधारा का विरोध तो कर ही रहा है। लोकतांत्रिक समाजवाद का जन्म वास्तविक रूप में 19वीं सदी में इंग्लैंड में व्यक्तिवादी विचारधारा के विरोध के फलस्वरूप अस्तित्व में आया है। ये तो इसलिए मैं व्यक्तिवाद का नाम बार बार ले रहा हूं। देखो, वास्तव में व्यक्तिवादी विचारधारा केवल राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना के ऊपर तो बल देता है, लेकिन भाई जब तक आर्थिक क्षेत्र में लोकतंत्र स्थापित नहीं होगा तब तक राजनीतिक लोकतंत्र टिकाऊ नहीं हो सकता। इसलिए लोकतांत्रिक समाजवादी विचारधारा विशेषकर आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना के ऊपर बल देता है, और इसलिए इसे कहेंगे कि लोकतांत्रिक समाजवाद वास्तविक लोकतंत्र की स्थापना करता है। क्या कह रहा हूं मैं, वास्तविक लोकतंत्र की स्थापना करता है ये। क्यों? क्योंकि जब आर्थिक दृष्टि से या वास्तविक रूप में लोकतंत्र स्थापित हो जाएगा तो श्रमिक और मजदूरों का शोषण नहीं हो पाएगा। और इस विचारधारा का मूल उद्देश्य यही है, क्या बार बार कह रहा हूं, क्या इसका मूल उद्देश्य, एक न्यायपूर्ण अर्थव्यवस्था की स्थापना करना, एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना करना, जबकि व्यक्तिवाद के अंतर्गत न्यायपूर्ण समाज नहीं होता है। आगे 7वां क्या है भाई, आर्थिक साधनों का कुशलतम उपयोग करता है। 7वां गुण क्या है लोकतांत्रिक समाजवाद का, नोट करें, नोट कीजिएगा, आर्थिक साधनों का कुशलतम उपयोग करता है। अब देखो, वास्तव में व्यक्तिवादी विचारधारा के अंतर्गत आर्थिक साधनों का कुशलतम रूप में उपयोग नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वहां वास्तविक रूप में योजना के आधार पर कार्य नहीं किया जाता है, जबकि लोकतांत्रिक समाजवाद के अंतर्गत जो आर्थिक साधन होते हैं उनका कुशलता के साथ उपयोग होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये नियोजन के आधार पर, योजना के आधार पर, प्लानिंग के आधार पर कार्य करते हैं। क्या कह रहा हूं मैं, ये योजना के आधार पर कार्य करते हैं, और योजना के आधार पर कार्य करते हैं तो वास्तविक रूप में श्रम और पूंजी, क्या कह रहा हूं मैं, श्रम और पूंजी जैसे आर्थिक साधनों का कुशलतम तरीके से उपयोग किया जाता है, जबकि व्यक्तिवादी विचारधारा इसके बारे में ऐसा कुछ नहीं कहती है। इसलिए यह भी इसका एक गुण हो गया। समझ रहे हैं? ध्यान दें। 8वां गुण क्या है, राज्य के बारे में संतुलित दृष्टिकोण। ये मैंने अभी 3 वर्ष पूर्व जो आईएएस की एग्जाम हुई थी और इसी के साथ में नेट एग्जाम हुई थी, उसमें इस बिंदु से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। मैं समझाऊंगा डिटेल्स में, क्या कि राज्य के बारे में संतुलित दृष्टिकोण है इनका, किसका, लोकतांत्रिक समाजवाद का। मैं
बिल्कुल व्यापक रूप में नहीं बता सकता क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, लेकिन मैं सार रूप में समझाऊंगा। देखो क्या राज्य के बारे में संतुलित दृष्टिकोण है इसका लोकतांत्रिक समाजवाद का। कैसे? देखो राज्य के बारे में व्यक्तिवादी विचारधारा, आदर्शवादी विचारधारा और साम्यवादी विचारधारा जो बातें कहती हैं उन बातों को लोकतांत्रिक समाजवादी स्वीकार नहीं करते हैं। क्या कहते हैं? व्यक्तिवादी विचारधारा राज्य के बारे में कहते हैं कि राज्य एक आवश्यक बुराई है। समझ रहे हैं? व्यक्तिवादी विचारधारा क्या कहती है कि राज्य एक आवश्यक बुराई है। ठीक है। आदर्शवादी या प्रत्ययवादी क्या कहते हैं? राज्य एक नैतिक संस्था, पूर्ण नैतिक संस्था है। क्या कहते हैं? पूर्ण नैतिक संस्था है। और साम्यवादी राज्य के बारे में क्या कहते हैं कि राज्य एक वर्गीय संस्था है। भाई यहां आईएएस और नेट कंपटीशन में इसी संबंधित एक प्रश्न पूछा गया था कि राज्य को पूर्ण नैतिक संस्था निम्न में कौन सी विचारधारा मानती है? आदर्शवादी, प्रत्ययवादी। राज्य का आवश्यक बुराई कौन सी विचारधारा मानती है? व्यक्तिवाद। राज्य की वर्गीय संस्था कौन सी विचारधारा मानती है? साम्यवादी विचारधारा मानती है। लेकिन इन तीनों की बातों को लोकतांत्रिक समाजवादी स्वीकार नहीं करते हैं और ये राज्य को एक भौतिक संस्था मानते हैं। ऐसी भौतिक संस्था मानते हैं जो वास्तविक रूप में जन कल्याण के लिए लोक कल्याणकारी राज्य का स्वरूप धारण कर लेती है। इसका लोक कल्याणकारी राज्य का स्वरूप धारण कर लेती है। वास्तविक रूप में एक जनहित में कार्य करने की बातें कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि वास्तव में लोकतांत्रिक समाजवाद राज्य के बारे में जो अपने विचार देते हैं वो एक संतुलित दृष्टिकोण है। क्लियर हो गया? ठीक है। अगला 9वां गुण है समाजवाद के अन्य रूपों से श्रेष्ठ। अब समाजवाद के अन्य रूप मतलब फिर से बोल रहा हूं, 9वां गुण क्या है इसका? किसका? लोकतांत्रिक समाजवाद का। कि समाजवाद के अन्य रूपों से श्रेष्ठ। तो इसके अन्य रूप क्या हैं? जैसे श्रमिक संघवाद है, अराजकतावाद है, साम्यवाद है। भाई ये तीनों वास्तव में समाजवाद की प्राप्ति तो चाहते हैं। फिर से बोल रहा हूं, कौन कौन? श्रमिक संघवाद। श्रमिक संघवाद के लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे। श्रमिक संघवाद है, अराजकतावाद है। अराजकतावाद हमने समझा दिया, आपको वीडियो अपलोड कर दिया है। और इसी के साथ में साम्यवाद, साम्यवाद भी हमने आपको समझा दिया, वीडियो अपलोड कर दिया है। तो ये तीनों विचारधाराएं वास्तविक रूप में क्या कहती हैं कि समाजवाद की प्राप्ति कैसे हो? हिंसा से हो, क्रांति से हो। मगर लोकतांत्रिक समाजवादी समाजवाद की प्राप्ति कैसे चाहते हैं? क्रांति से, हिंसा से नहीं, विकासवादी साधनों से, संवैधानिक साधनों से ये समाजवाद की प्राप्ति चाहते हैं। इसलिए लोकतांत्रिक समाजवादी विचारधारा समाजवाद के अन्य रूपों से श्रेष्ठ है। कैसे है श्रेष्ठ? मैंने आपको बता दिया है कि इनके जो साधन है वो संवैधानिक साधन है, विकासवादी साधन है। ठीक है। अब वो अन्य रूपों श्रेष्ठ, अन्य रूपों में 3 के नाम मैंने आपको बताए। 3 नाम कौन कौन से बताए हैं? साम्यवादी विचारधारा, अराजकतावादी विचारधारा, ठीक है, और इसी के साथ में आदर्शवादी विचारधारा। 3 हो गई, साम्यवाद, अराजकतावाद और इसी के साथ में आदर्शवाद। फिर से बोल रहा हूं, साम्यवाद, आदर्शवाद, अराजकतावाद। आशा करता हूं आपने नोट कर लिया होगा। इन तीनों विचारधाराओं से ये विचारधारा श्रेष्ठ है। ठीक है। कैसे श्रेष्ठ? क्योंकि ये तीनों विचारधाराएं तो क्रांति की बात करती है। भाई क्रांति से समाजवाद की प्राप्ति की जाए, हिंसा से की जाए, जबकि लोकतांत्रिक समाजवादी संवैधानिक साधनों की बात करते हैं, विकासवादी साधनों की बात करते हैं। अब वो साधन डिटेल्स में क्या है इनकी हम अलग से चर्चा करेंगे। ठीक है भाई, ये इसके 9 गुण हो गए। मुझे पूरा विश्वास है आप इनको ठीक से समझ गए होंगे। अब कंपटीशन में गुणों से संबंधित कैसा है प्रश्न पूछे, गलत होगा ही नहीं यदि आपने समझ लिया तो। दूसरा पार्ट लेते हैं इसके अवगुण। अब इसमें कमी क्या है, दोष क्या है? देखो कोई भी विचार, कोई भी सिद्धांत सर्वगुण संपन्न तो हो ही नहीं सकता है, उसमें कमियां तो होंगी होंगी। एक व्यक्ति भी अपने आप में सर्वगुण संपन्न नहीं हो सकता, एक विचारधारा भी सर्वगुण संपन्न नहीं हो सकती, एक सिद्धांत भी सर्वगुण संपन्न नहीं हो सकता। इसलिए किसी न किसी उसमें कमियां पाई जाती हैं। तो अब हम बात करेंगे लोकतांत्रिक समाजवाद की क्या कमियां हैं, इसमें क्या दोष हैं, क्या अवगुण है, क्या त्रुटियां हैं, क्या कमियां हैं। चलिए नंबर 1 पहला अवगुण नोट कीजिएगा। लोकतांत्रिक समाजवाद एक संकीर्ण दृष्टिकोण है। क्या?
पहला अवगुण क्या है इसका, लोकतांत्रिक समाजवाद एक संकीर्ण दृष्टिकोण है। कैसे, देखो, लोकतांत्रिक समाजवादी वास्तविक रूप में आर्थिक तत्व के ऊपर सबसे ज्यादा बल देती हैं। अर्थात वास्तविक रूप में इनका कहना है कि एक न्यायपूर्ण अर्थव्यवस्था की स्थापना हो जाए, लेकिन साम्यवादी विचारकों का भी कहना है और इसी के साथ में अन्य आलोचकों का भी कहना है क्या, कि व्यक्ति को केवल रोटी कपड़ा मकान ही नहीं चाहिए, उसे ये मिलने के बाद में अच्छे जीवन की उम्मीद होती है कि हम अब अच्छे से अच्छा जीवन जिने। तो यहाँ लोकतांत्रिक समाजवादी केवल आर्थिक तत्वों की बात करते हैं, अन्य समस्याओं की तरफ इनका ध्यान नहीं है। इसलिए यह अर्थात लोकतांत्रिक समाजवाद एक संकीर्ण दृष्टिकोण के ऊपर बल देती है। यह इसका जो दृष्टिकोण है वह संकीर्ण है, संकुचित है, मतलब यह केवल 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 व्यक्ति की आर्थिक समस्याओं की तरफ ध्यान देती है, अन्य समस्याओं की तरफ इसका ध्यान नहीं है। ठीक है, हाँ, ये कमी है। दूसरा अवगुण क्या है, यह मानव मनोविज्ञान के प्रतिकूल है। क्या कह रहा हूं मैं, दूसरा जो अवगुण है वो क्या है, ये मानव मनोविज्ञान के प्रतिकूल है। कैसे है मानव मनोविज्ञान के प्रतिकूल, देखो, वास्तविक रूप में लोकतांत्रिक समाजवादी विचारधारा ये कहती है कि व्यक्ति अपने व्यक्तिगत हित के ऊपर बल नहीं देता है, बल्कि सार्वजनिक हित के ऊपर ज्यादा बल देता है। लेकिन यह मनोवैज्ञानिक तथ्य है कि व्यक्ति अपने व्यक्तिगत हित के ऊपर ज्यादा बल देता है और सार्वजनिक हित के ऊपर इतना बल नहीं देता है। इस आधार पर भी इसकी आलोचना की जाती है और इसमें सच्चाई भी है। क्यों? क्योंकि वास्तव में व्यक्ति स्वभाव से स्वार्थी प्राणी होता है, लालची प्राणी होता है। जैसा कि हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल दे सकते हैं कि मैकियावेली और हॉब्स ने तो स्पष्ट रूप में कह दिया कि व्यक्ति स्वभाव से बड़ा स्वार्थी, धूर्त, धोखेबाज, छली, कपटी और पशु से भी ज्यादा हिंसक होता है। अतः इस आधार पर कहा जा सकता है कि मनोवैज्ञानिक सत्य है कि व्यक्ति अपने हितों के ऊपर ज्यादा बल देता है, वास्तविक रूप में सार्वजनिक हितों के ऊपर, सामान्य हितों के ऊपर इतना बल नहीं देता है। अतः इस आधार पर भी इसकी कमी निकाली जाती है। चलिए, तीसरा अवगुण क्या है, लोकतांत्रिक समाजवाद में नैतिकता संबंधी दोष है। नैतिकता संबंधी दोष क्या है, देखो, लोकतांत्रिक समाजवादी वास्तविक रूप में धर्म को स्वीकार नहीं करते हैं और ये कहते हैं कि धर्म अबुद्धिवाद का प्रतीक है। लेकिन वास्तविक रूप में जब धर्म का विरोध कर दिया जाएगा तो फिर समाज में नैतिकता का पालन कैसे होगा? नैतिकता का पालन हो ही नहीं सकता। अतः इसी आधार पर एक विद्वान है, नोट कीजिएगा, डेविडसन। क्या बोल रहा हूं? डेविडसन ने यह कहा है कि लोकतांत्रिक समाजवाद वास्तविक रूप में एक संगठित लुटेरापन है। लोकतांत्रिक समाजवादी विचारधारा को संगठित लुटेरापन की संज्ञा किसने दी है? डेविडसन ने। अर्थात वास्तविक रूप में यहां जो लोकतांत्रिक समाजवाद के अंतर्गत विचार दिए गए हैं उनमें वास्तविक रूप में नैतिकता के ऊपर बल नहीं दिया गया है। एक बात और बताऊंगा कैसे। लोकतांत्रिक समाजवादियों का कहना है कि वास्तविक रूप में जो ये विचारधारा अस्तित्व में आती है, ये व्यक्तिवादी विचारधारा में जो कमियां हैं उनका विरोध करने के लिए अस्तित्व में आती है। और कोई भी विचार जिसकी प्रेरणा का स्रोत ही घृणा, नफरत हो, वास्तविक रूप में वह विचारधारा कभी नैतिक नहीं हो सकती। इसीलिए यह विचारधारा में कमी बताई जाती है कि लोकतांत्रिक समाजवाद में नैतिकता संबंधी दोष है, अर्थात ये अनैतिकता के ऊपर टिकी हुई विचारधारा है। चौथा गुण, समाजवाद के अनेक राजनीतिक दोष हैं। अर्थात लोकतांत्रिक समाजवादी विचारधारा में वास्तविक रूप में कुछ राजनीतिक कमियां भी हैं, कुछ राजनीतिक दोष भी हैं, त्रुटियां भी हैं, जिनकी भी चर्चा हम करेंगे। ध्यान दें। अब इसमें हम अर्थात ये चौथा अवगुण होगा, चौथे अवगुण में राजनीतिक दोष ले रहे हैं। राजनीतिक दोषों को आप ठीक से समझें। यहाँ इससे संबंधित भी IAS
और नेट एग्जाम के अंतर्गत किसी न किसी रूप में प्रश्न पूछा जाता है और इसी के साथ में वास्तविक रूप में आरपीएससी के अंतर्गत भी इससे संबंधित प्रश्न पूछा गया था। अब ध्यान दें, क्या इसका जो राजनीतिक दोष है, पहला दोष क्या होगा लोकतांत्रिक समाजवाद का, क्या कि शक्ति का केंद्रीकरण होता है इसमें। कैसे? सत्य है, शक्ति का केंद्रीकरण होता है। क्यों होता है? लोकतांत्रिक समाजवाद में वास्तविक रूप में जनहित से संबंधित, जनता के कल्याण से संबंधित नीतियां बनाई जाती हैं, तो राज्य के कार्यों की संख्या बढ़ती है। अब कार्यों की संख्या बढ़ती है तो वास्तविक रूप में फिर क्या होता है, इसमें शक्ति और सत्ता का केंद्रीकरण हो जाता है। क्या होता है? शक्ति सत्ता का केंद्रीकरण हो जाता है। क्यों? क्योंकि कार्य बहुत ज्यादा किए जाते हैं। ठीक है। दूसरा क्या है, नौकरशाही के दोष उत्पन्न होते हैं। अब नौकरशाही के दोष उत्पन्न कैसे होंगे? क्योंकि वास्तविक रूप में लोकतांत्रिक समाजवाद के अंतर्गत राज्य के द्वारा कार्य बहुत ज्यादा किए जाते हैं, बहुत ज्यादा कार्य किए जाते हैं, तो वास्तविक रूप में जो ये कार्य है यह लोक सेवकों के द्वारा, राज कर्मचारियों के द्वारा किए जाते हैं। और वास्तविक रूप में जो राज्य कर्मचारी होते हैं वह जानबूझकर कार्यों में विलंब करते हैं। भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद और लाल फीताशाही को यहाँ बढ़ावा मिलता है। लाल फीताशाही का तात्पर्य होगा कि वास्तविक रूप में यहाँ इन कर्मचारियों के द्वारा जो कार्य किए जाते हैं उन फाइलों को वास्तविक रूप में लाल फीते से, धागे से बांधा जाता है और उन फाइलों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर सरकाया जाता है, अर्थात उसके अंतर्गत कार्य में विलंब किया जाता है। अतः इस आधार पर कहा जा सकता है कि लोकतांत्रिक समाजवाद के अंतर्गत नौकरशाही से संबंधित दोष उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक है। अगला, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए खतरनाक व्यवस्था। क्या कह रहा हूं? व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए खतरनाक व्यवस्था है ये। कौन? लोकतांत्रिक समाजवाद। कैसे? देखो, लोकतांत्रिक समाजवाद ये बात सत्य है कि राज्य के द्वारा ज्यादा से ज्यादा कार्य किए जाएंगे, क्योंकि आर्थिक क्षेत्र में हस्तक्षेप करेंगे, ये जन कल्याण संबंधी कार्य करने पड़ेंगे, जन कल्याण के लिए कानून बनाने पड़ेंगे, नीतियां बनानी पड़ेंगी। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि वास्तविक रूप में राज्य के द्वारा ज्यादा से ज्यादा कार्य किए जाएंगे, तो ऐसी स्थिति में शक्ति का केंद्रीकरण होगा। शक्ति का केंद्रीकरण होगा तो व्यक्तियों की स्वतंत्रता का हनन होगा और इसी के साथ में वास्तविक रूप में राज्य के द्वारा ज्यादा से ज्यादा कार्य किए जाते हैं तो व्यक्ति राज्य पर आश्रित हो जाते हैं। इसलिए वास्तव में व्यक्ति पूर्ण रूप में स्वतंत्र रह नहीं सकते। क्यों? क्योंकि वो राज्य के आश्रित हो जाते हैं कि राज्य हमारी सहायता करेगा। ठीक है। अतः इस आधार पर कहा जा सकता है कि लोकतांत्रिक समाजवाद का ये राजनीतिक दोष है कि इसमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए खतरनाक व्यवस्था की जाती है, अर्थात व्यक्ति स्वतंत्र नहीं रह सकता है। समझ में आ गया? ठीक है। अब पांचवा अवगुण क्या है? लोकतांत्रिक समाजवाद में अनेक आर्थिक दोष भी हैं। अब इसके लिए भी हमने अलग से 3 बातें बताई हैं, ये भी कंपटीशन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। क्या? 5 बिंदु क्या? लोकतांत्रिक समाजवाद में अनेक आर्थिक दोष है, अर्थात जो भी लोकतांत्रिक समाजवाद की विचारधारा है इसमें आर्थिक दोष भी है। इसके लिए भी हमने 3 बिंदु बनाए हैं। पहला है समय व धन का अपव्यय होता है। अपव्यय का मतलब बहुत ज्यादा खर्च। समय व धन का अपव्यय होता है। समय व धन का अपव्यय क्यों होता है? क्यों? क्योंकि वास्तविक रूप में यहाँ पर जो कार्य किए जाते हैं, अर्थात राज्य के कार्य की संख्या बढ़ जाती है। कार्य की संख्या बढ़ जाती है तो कर्मचारियों की संख्या बढ़ जाती है। कर्मचारियों की संख्या तो बढ़ती है लेकिन वास्तविक रूप में ईमानदारी से कार्य नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी तरफ से चाहे उद्योगों में कितना ही नुकसान हो, इनका कोई लेना देना नहीं है। इन्हें तो समय पर वेतन मिलेगा ही मिलेगा और यह कार्य में जानबूझकर विलंब करते हैं। इसलिए यहाँ समय और धन दोनों का अपव्यय होता है। दूसरा, उत्पादन में कमी आती है। उत्पादन में कमी क्यों आएगी इसमें? क्यों? क्योंकि वास्तविक रूप में जो राज्य कर्मचारी होते हैं, अर्थात जो उद्योग होते हैं, उद्योगों का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाता है और राष्ट्रीयकरण कर दिया जाता है तो फिर उन उद्योगों का जो प्रबंध किया जाता है राज्य के कर्मचारियों के द्वारा किया जाता है और इसी के साथ में जब राज्य के कर्मचारी उसका प्रबंध करते हैं तो वास्तविक रूप में यहाँ पर जो कार्य किए जाते हैं उन कार्य को पर इतना ध्यान नहीं दिया जाता है। क्यों नहीं दिया जाता है? क्यों? क्योंकि उद्योगों में यदि नुकसान भी होता है तो वास्तविक रूप में सरकार का नुकसान है, स्वयं व्यक्ति विशेष का कोई नुकसान नहीं होता है। इसलिए यह उत्पादन में भी कमी आ जाती है। और अगला क्या है? उपभोक्ता वर्ग को हानि होती है। नोट करें, आर्थिक दोष में तीसरा क्या है? उपभोक्ता वर्ग को हानि होती है। यहाँ वास्तविक रूप में देखो उपभोक्ता को ज्यादा हानि होती है। क्यों?
क्योंकि वास्तव में किस मूल्य पर कौन सी वस्तु उपभोक्ता को दी जाएगी, ये सरकार के द्वारा उसका मूल्य निर्धारित किया जाएगा और व्यक्ति विशेष को उस मूल्य पर वस्तु खरीदनी पड़ती है। जबकि पूंजीवादी व्यवस्था के अंतर्गत वास्तविक रूप में उपभोक्ता को हानि नहीं होती है, बल्कि पूंजीवादी व्यवस्था उपभोक्ता के लिए ठीक रहती है। क्यों? क्योंकि वह स्वतंत्र रहता है, जैसा जो मर्जी हो उस वस्तु को खरीदेगा। क्यों खरीदेगा? क्योंकि वह वास्तविक रूप में खुली प्रतियोगिता होती है और व्यक्ति अपने माल को बेचने के लिए, एक कंपनी अपने माल को बेचने के लिए वस्तु की कीमत कम करेगी। आपस में प्रतियोगिता होगी किसके ऊपर? कीमत कम करने पर। कम करने पर प्रतियोगिता होगी, तो ऐसी स्थिति में वास्तविक रूप में फायदा किसको होगा? उपभोक्ता को होगा। लेकिन लोकतांत्रिक समाजवाद में क्या कर रहा हूं, लेकिन लोकतांत्रिक समाजवाद में उपभोक्ता वर्ग को हानि होती है। ठीक है। छठा, लोकतंत्र एवं समाजवाद परस्पर विरोधी हैं। अब ध्यान दें, इसका छठा गुण क्या है? लोकतंत्र एवं समाजवाद परस्पर विरोधी हैं। क्यों? क्योंकि लोकतंत्र का केंद्र बिंदु क्या है? स्वतंत्रता, और समाजवाद का केंद्र बिंदु समानता है। तो यहां साम्यवादियों का कहना है कि भाई दोनों का एक साथ प्रयोग नहीं किया जा सकता। भाई या तो लोकतंत्र को ही अपनाया जा सकता है या समाजवाद को ही अपनाया जा सकता है। जैसे कि विद्वान ने कहा भी है, E.S. बर्न, नोट कीजिएगा, E.S. बर्न, क्या कह रहा हूं मैं? E.S. बर्न। देखो इसमें बातें तो इतनी लंबी है, मैं क्या क्या बता सकता हूं। मैं विशेष प्रयास कर रहा हूं 4 रूप में महत्वपूर्ण बातें बताऊं, नहीं तो लोकतांत्रिक समाजवाद को इस रूप में समझाऊं तो मैं ये कहता हूं कि 15 वीडियो में बातें कंप्लीट नहीं हो पाएंगी। ध्यान दें, E.S. बर्न क्या कह रहे हैं कि या तो आप लोकतंत्र को अपना सकते हैं या आप समाजवाद को अपना सकते हैं, दोनों को एक साथ नहीं अपना सकते। क्यों? फिर कह रहा हूं, इसका केंद्र बिंदु स्वतंत्रता, इसका समानता। और एक बात बताओ, जब वास्तविक रूप में समानता को अपनाना होगा तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति के ऊपर नियंत्रण रखना होगा, और नियंत्रण रखेंगे तो व्यक्ति स्वतंत्र नहीं होंगे। ये बात सत्य है कि वास्तविक रूप में स्वतंत्रता और समानता इन दोनों को एक साथ अपनाने के ऊपर बल दे रहे हैं, जबकि आलोचकों का कहना है कि वास्तविक रूप में ये इसका अवगुण है, दोष है कि लोकतंत्र और समाजवाद को एक साथ नहीं अपनाया जा सकता। इसके संदर्भ में महत्वपूर्ण वाक्य किसने कही महत्वपूर्ण बात? E.S. बर्न ने क्या कहा है कि या तो आप लोकतंत्र को अपना सकते हैं या समाजवाद को, दोनों को एक साथ नहीं अपनाया जा सकता। 7वां, संसदीय प्रणाली द्वारा पूंजीवाद का नाश असंभव है। 7वां अवगुण क्या है? संसदीय प्रणाली द्वारा पूंजीवाद का नाश असंभव है। अर्थात वास्तविक रूप में साम्यवादियों का कहना है कि संसदीय प्रणाली के द्वारा पूंजीवाद का समापन हो ही नहीं सकता, जबकि वास्तविक रूप में लोकतांत्रिक समाजवादी कह रहे हैं कि संवैधानिक तरीके से, विकासवादी तरीके से संसदीय प्रणाली को अपनाते हुए पूंजीवाद का अंत किया जा सकता है। लेकिन साम्यवादियों का कहना है कि नहीं। क्यों? क्योंकि संसदीय प्रणाली के अंतर्गत जो प्रतिनिधि चुन करके आते हैं, वास्तविक रूप में वो धन के बलबूते पर चुन करके आते हैं, और यदि कोई गरीब व्यक्ति चुनकर भी आ जाता है तो वास्तविक रूप में यहाँ वह किसी न किसी रूप में यहाँ जो गरीब व्यक्ति होता है, धन के बलबूते पर उसको शांत कर दिया जाता है। अर्थात संसदीय शासन प्रणाली के अंतर्गत वास्तविक रूप में जो प्रतिनिधित्व किया जाता है, धनवान व्यक्ति के द्वारा किया जाता है, और यदि कोई गरीब व्यक्ति चुन करके संसद में आ भी जाता है तो पूंजीपतियों के द्वारा उसकी बातों को दबा दिया जाता है। ठीक है। अगला 8वां, लोकतांत्रिक समाजवादी राज्य मूलतः पूंजीवादी राज्य ही है। 8वां गुण क्या है? लोकतांत्रिक समाजवादी राज्य मूलतः पूंजीवादी राज्य ही है। कैसे? क्योंकि वास्तव में लोकतांत्रिक समाजवाद भी वास्तविक रूप में एक पूंजीवादी राज्य ही है। कैसे? यहाँ वास्तविक रूप में एक व्यक्तिवादी पूंजीवाद के स्थान पर राजकीय
पूंजीवाद की स्थापना हो जाती है, अर्थात सरकार के द्वारा उद्योगों का संचालन किया जाता है और वास्तविक रूप में यहाँ पर भी श्रमिक और मजदूरों का उसी रूप में शोषण किया जाता है। अतः ये कहा जा सकता है कि लोकतांत्रिक समाजवाद भी वास्तव में एक पूंजीवादी राज्य की समर्थक विचारधारा है, केवल इसके स्वरूप में ही परिवर्तन होता है। स्वरूप में क्या परिवर्तन होगा कि वास्तविक रूप में या व्यक्तिवादी पूंजीवाद के स्थान पर राज्य के पूंजीवाद की स्थापना हो जाती है। इसीलिए ये कहा जाता है कि लोकतांत्रिक समाजवादी राज्य मूलतः पूंजीवादी राज्य ही है। ये हो गए इसके अवगुण या दोष या कमियां या त्रुटियां। आशा करता हूं ये दोनों बातें समझ में आ गई है कि इसमें क्या गुण है और क्या अवगुण है। क्लियर। अब इसका तीसरा पार्ट ले रहे हैं, लोकतांत्रिक समाजवादी विचारधारा का महत्व क्या है, इसका योगदान क्या है, इसकी देन क्या है। इससे संबंधित भी प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसको नोट कीजिएगा। मैंने आपकी सुविधा के लिए इसके महत्व के अलग से बिंदु बनाए हैं, जबकि मैंने ज्यादातर किताबों के अंतर्गत देखा है कि इस बात को केवल 3-4 वाक्यों के अंतर्गत ही समझाया गया है। हमने विशेष प्रयास किया है कि इसके महत्व के लिए आपको हमने बिंदु दे रहे हैं और इन बिंदुओं के आधार पर आप इसको व्यापक रूप में समझ सकते हैं। और अगर बड़ा प्रश्न आता है, निबंधात्मक प्रश्न आता है, आप उसके ऊपर भी यहाँ लिख सकते हैं। ठीक है। महत्व अर्थात लोकतांत्रिक समाजवाद का क्या महत्व है। अब चलिए, अब ये इसके गुण और अवगुण समझ में आ गए, लोकतांत्रिक समाजवाद के मूल सिद्धांत समझ में आ गए, तो फिर महत्व की कोई बात है नहीं समझने में कि आपको दिक्कत आएगी। ध्यान दें, पहला महत्व क्या है, लोकतांत्रिक समाजवाद पूंजीवाद के दोषों से मुक्त समाज चाहता है। अब ध्यान दें, पहला महत्व क्या है, यह मतलब लोकतांत्रिक समाजवाद यह पूंजीवाद के दोषों से मुक्त समाज चाहता है। अर्थात वास्तव में इसका महत्व है क्या कि ये पूंजीवादी व्यवस्था के अंतर्गत जो भी कमियां हैं उन कमियों को दूर करके उनसे मुक्त समाज चाहता है। ऐसा समाज चाहता है, ऐसी अर्थव्यवस्था चाहता है जो न्यायपूर्ण हो। ठीक है, इसका महत्व ही है ये। हमें क्या चाहिए, न्यायपूर्ण समाज ही तो चाहिए। समाज का ढांचा न्यायपूर्ण ही तो होना चाहिए, अर्थव्यवस्था न्यायपूर्ण ही तो होनी चाहिए, संपत्ति का वितरण न्यायपूर्ण होना चाहिए, और क्या चाहिए, यही तो चाहिए। यही इसका महत्व है। दूसरा महत्व क्या है, यह मतलब फिर कह रहा हूं, यह मतलब लोकतांत्रिक समाजवाद यह राज सत्ता का प्रयोग सार्वजनिक हित में चाहता है। अर्थात दूसरा महत्व एक लोकतांत्रिक समाजवादी विचारधारा वास्तविक रूप में राज सत्ता, सरकार, शासन की नीतियों का प्रयोग सार्वजनिक हित में हो, ये चाहती है। इसका महत्व है। तीसरा, न केवल श्रमिक बल्कि समस्त कमजोर वर्ग की हितैषी विचारधारा है। अर्थात लोकतांत्रिक समाजवादी विचारधारा केवल श्रमिकों के हितों के ऊपर बल नहीं देती है, बल्कि श्रमिकों के साथ साथ समाज में जितने भी कमजोर वर्ग हैं उन सब के हितों की बात करती है। इसलिए बिंदु क्या बन गया, न केवल श्रमिक बल्कि समस्त कमजोर वर्ग की हितैषी विचारधारा है। चौथा क्या है, यह मतलब लोकतांत्रिक समाजवाद यह लोकतंत्र शासन व विश्व शांति का समर्थक है। अर्थात लोकतांत्रिक समाजवादी विचारधारा वास्तविक रूप में लोकतंत्रीय शासन और विश्व शांति का समर्थन करती है। क्यों करती है, क्योंकि इस विचारधारा का कहना है कि व्यक्ति की जो मूल प्रवृत्ति होती है वह सहयोगी होती है, और सहयोगी प्रवृत्ति होने के कारण वास्तविक रूप में न केवल राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी सभी लोगों को, सभी राष्ट्र राज्यों को प्रेम से रहना चाहिए। किसी भी रूप में इन्होंने युद्ध का समर्थन नहीं किया है। ठीक है, तो इसका महत्व है। पांचवा, लोकतांत्रिक समाजवाद के बढ़ते प्रभाव के कारण, क्या बोल रहा हूं, लोकतांत्रिक, देखो मैंने इसको शॉर्ट में लिखा है, लोकतांत्रिक समाजवाद के बढ़ते प्रभाव के कारण पूंजीवाद ने लोक कल्याणकारी राज्य की धारणा को अपनाया है। अर्थात वास्तविक रूप में जब यहाँ इन्होंने पूंजीवादियों ने देखा क्या कि लोकतांत्रिक समाजवाद का महत्व बढ़ता जा रहा है, तो इसकी वजह से इन्होंने क्या कर लिया, फिर अपने स्वरूप में परिवर्तन कर लिया। किसने, पूंजीवाद ने। और इन्होंने फिर क्या कर लिया कि लोक कल्याणकारी राज्य की धारणा को फिर अपना लिया। अर्थात वास्तविक रूप आज हम देखते हैं कि सभी देशों की सरकारों के द्वारा जन कल्याण से संबंधित कार्य किए जाते हैं।
जनता के हित में नीतियां बनाई जाती हैं। तो ये भाई इसका महत्व भी तो है, और क्या चाहिए। अगला छठा है, यह मतलब लोकतांत्रिक समाजवाद, यह उदारवाद एवं समाजवाद दोनों के गुणों से युक्त विचारधारा है। अर्थात लोकतांत्रिक समाजवाद का ये महत्व है कि यह उदारवाद जो कि व्यक्ति की स्वतंत्रता को प्रबल देता है, उदारवाद जिसका केंद्र बिंदु व्यक्ति की स्वतंत्रता है, एवं समाजवाद का केंद्र बिंदु क्या है, समानता। अब यहाँ वास्तव में जो लोकतांत्रिक समाजवाद है वो उदारवाद एवं समाजवाद दोनों के गुणों से युक्त विचारधारा है। अर्थात उदारवादी विचारधारा और समाजवादी विचारधारा में जो गुण है उन दोनों के गुणों को इसने स्वीकार कर लिया, दोनों के गुणों का समन्वय किया गया है और अवगुणों को छोड़ दिया गया है। ये इसका महत्व है। ठीक है, अब मैं ये कह रहा हूँ बार बार कंपटीशन में इससे संबंधित प्रश्न भी पूछा जाता है, और इसी के साथ में स्नातक लेवल के विद्यार्थी, स्नातकोत्तर लेवल के विद्यार्थी से प्रश्न किसी न किसी को पूछा ही जाता है। सातवां महत्व क्या है, ध्यान दें प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों। तृतीय विश्व जो विकासशील देश है, तृतीय विश्व के अनेक देशों ने इसकी नीतियों एवं कार्यक्रमों को अपनाकर राजनीतिक स्थिरता व आर्थिक विकास का ठोस आधार तैयार किया है। फिर से दोहरा रहा हूं, सातवां महत्व क्या है, तृतीय विश्व के अनेक देशों ने विकासशील दुनिया के अंतर्गत विकासशील देशों के द्वारा तृतीय विश्व के अनेक देशों ने इसकी नीतियों कार्यक्रमों, किसकी नीतियों, लोकतांत्रिक समाजवाद की नीति और कार्यक्रमों को, इसकी नीतियों और कार्यक्रमों की चर्चा हमने पिछली वीडियो में कर दी है। प्लीज विद्यार्थियों देखिएगा इसे अवश्य, हमारी प्रत्येक वीडियो को आप समझिएगा। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, विश्वास के साथ कह रहा हूं, आप राजनीति विज्ञान में पिछड़ नहीं सकेंगे। शर्त एक ही है कि कोई भी वीडियो, कोई भी टॉपिक को आप समझ रहे हैं, उस टॉपिक से संबंधित सारी वीडियो देखिएगा। अगर आपने एक देखी है, दूसरी वीडियो नहीं देखी है, तो समग्र रूप में नहीं समझ पाएंगे। हाँ, अगर किसी अवधारणा के ऊपर हमने केवल एक ही वीडियो डाली है तो आप एक देखिएगा, लेकिन अगर किसी के ऊपर 2 या 3 वीडियो अपलोड किए हैं तो प्लीज उनको दोनों तीनों को अवश्य देखिएगा। समग्र रूप में देखने के बाद में आप पूर्ण रूप में इन विचारधाराओं को समझ पाएंगे। क्या है सातवां, फिर से दोहरा रहा हूं, तृतीय विश्व के अनेक देशों ने इसकी नीतियों कार्यक्रमों को अपनाकर राजनीतिक स्थिरता, विकासशील देशों में राजनीतिक दृष्टि से अस्थिरता बनी हुई थी तो इन्होंने इसको अपनाया है, इनकी नीति कार्यक्रमों को, और इनकी नीतियों कार्यक्रमों को अपनाया तो फिर यहाँ पर राजनीति में क्या हुई, स्थिरता होगी। आए दिन सरकारें नहीं बदली है, राजनीतिक स्थिरता व आर्थिक विकास का ठोस आधार तैयार किया है। आप बताइए क्या विकासशील देशों के अंतर्गत वास्तविक रूप में आर्थिक दृष्टि से हम देखें तो जब बजट तैयार किया जाता है तो बजट के अंतर्गत देश के विकास से संबंधित योजनाएं नहीं होती हैं? जी हाँ, योजनाएं होती हैं, प्लानिंग होती है। तो इसी की तो देन है लोकतांत्रिक समाजवादी विचारधारा की, ये इसका महत्व होगा। तो कितने बिंदु हो गए टोटल महत्व के संदर्भ में? 7। कितने हो गए? 7 बिंदु हो गए। ठीक है, अब पहला गुण, दूसरा अवगुण और तीसरा महत्व, 3 बातें हो गई। अब चलिए चौथी बात लेते हैं, लोकतांत्रिक समाजवाद के उद्देश्य क्या है और इसके साधन क्या है। भाई यहां उद्देश्य से संबंधित प्रश्न किसी न किसी रूप में राजनीति विज्ञान से संबंधित जो प्रतियोगिता परीक्षाएं होती है इसमें पूछा जाता है, विद्यार्थी गलती करते हैं। मैंने इसी ही कारण इस वीडियो में ये बात बताने का प्रयास किया है। क्या, ध्यान दें, लोकतांत्रिक समाजवाद का उद्देश्य क्या है, नोट कीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण, सार संक्षिप्त रूप में सब कुछ आ गया इसमें। क्या उद्देश्य है इसका लोकतांत्रिक समाजवाद का, नोट करें, व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करते हुए न्यायपूर्ण अर्थव्यवस्था की स्थापना करना, इस उद्देश्य से पूंजीवाद को संशोधित करना है। क्या समझे? फिर से दोहरा रहा हूं, फिर मैं बताऊंगा, ध्यान दें। व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करते हुए, मतलब ये व्यक्ति की स्वतंत्रता के ऊपर तो बल दे रही है, ऐसा नहीं कि व्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन किया जा रहा है। स्वतंत्रता की रक्षा करते हुए न्यायपूर्ण अर्थव्यवस्था, मैंने पहले बता दिया था ना भाई, ये लोकतांत्रिक समाजवादी विचारधारा चाहती क्या है, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य यही तो है, न्यायपूर्ण अर्थव्यवस्था, मतलब संपत्ति का जो वितरण हो, जो वितरण की व्यवस्था हो न्यायपूर्ण हो, इसका केंद्र बिंदु यही तो है। हमने पिछली वीडियोस की डेफिनेशन बताई थी, तो डेफिनेशन यही तो दी गई है कि वितरण न्यायपूर्ण तरीके से होना चाहिए। तो क्या है, फिर से बोल रहा हूं, व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करते हुए न्यायपूर्ण अर्थव्यवस्था की स्थापना करना। ठीक है, मतलब
ये इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य हो गया। क्या? न्यायपूर्ण अर्थव्यवस्था की स्थापना करना, ये इसका उद्देश्य है। मतलब लोकतांत्रिक समाजवादी विचारधारा न्यायपूर्ण अर्थव्यवस्था की स्थापना करना चाहती है, और न्यायपूर्ण अर्थव्यवस्था की स्थापना करते हुए व्यक्ति की स्वतंत्रता की भी रक्षा की जाएगी। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। इसका मतलब स्वतंत्रता और समानता, इनमें सामंजस्य बिठाया जा रहा है। और लोकतांत्रिक समाजवादी विचारधारा का केंद्र बिंदु भी यही है कि वास्तव में यहाँ लोकतंत्र और समाजवाद, स्वतंत्रता और समानता दोनों में समन्वय किया जाता है। समझ गए? अब इस उद्देश्य से, किस उद्देश्य से? ये न्यायपूर्ण अर्थव्यवस्था की स्थापना के उद्देश्य से, इस उद्देश्य से पूंजीवाद को संशोधित करना है, अर्थात एक न्यायपूर्ण अर्थव्यवस्था की स्थापना हो, इसी उद्देश्य से इनके द्वारा पूंजीवाद को संशोधित किया गया है। अर्थात पूंजीवादी व्यवस्था के द्वारा वास्तविक रूप में आज एक लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को स्वीकार कर लिया गया है। प्यारे विद्यार्थियों, ये हो गया इसका उद्देश्य। अब क्या बच गया? इसका साधन क्या है? साधन की चर्चा हमने पिछली वीडियो में की है, आज भी हमने समझा था, पहले कर चुके हैं कि इसके साधन क्या है। भाई देखो, वास्तव में लोकतांत्रिक समाजवादी चाहते क्या है? न्यायपूर्ण अर्थव्यवस्था की स्थापना चाहते हैं ना, और इसी कारण पूंजीवादी व्यवस्था में संशोधन कर रहे हैं, इसकी बुराइयों को दूर करना चाह रहे हैं, उदारवाद समाजवाद दोनों के गुणों को स्वीकार कर रहे हैं, अवगुणों का त्याग कर रहे हैं। लेकिन ये इसकी प्राप्ति कैसे हो? कौन से साधन अपनाए जाएं? यहाँ साधनों की बात आती, किन साधनों से एक न्यायपूर्ण अर्थव्यवस्था की स्थापना की जाए? तो ध्यान दें, समस्त विकासवादी एवं संवैधानिक साधन मान्य हैं, अर्थात लोकतांत्रिक समाजवादियों को सभी प्रकार के जो विकासवादी, समस्त विकासवादी एवं संवैधानिक साधन मान्य हैं। मतलब यह वास्तविक रूप में लोकतांत्रिक समाजवादी किसी भी रूप में क्रांति और हिंसा को स्वीकार नहीं करते हैं, जबकि अराजकतावादी, ध्यान से सुनिए क्या कह रहा हूं मैं, अराजकतावादी और साम्यवादी, श्रमिक संघवादी हिंसा और क्रांति की बात करते हैं कि भी समाजवाद की स्थापना बिना हिंसा के हो ही नहीं सकती, क्रांति के बिना हो ही नहीं सकती है। लेकिन लोकतांत्रिक समाजवादी कहते हैं नहीं, समाजवाद की स्थापना धीरे धीरे क्रमशः कानूनों के माध्यम से विकासवादी तरीके से, संवैधानिक तरीके से प्राप्त की जाए। ठीक है, समझ गए आप? क्या इसके साधन क्या है? समस्त विकासवादी एवं संवैधानिक साधन मान्य है इनको। अब कैसे, कौन कौन से साधन? जैसे वर्ग सहयोग, अर्थात ये वर्ग संघर्ष के ऊपर बल नहीं दे रहे हैं। इनका कहना है कि व्यक्ति की मूल प्रवृत्ति सहयोगी है, और सहयोगी प्रवृत्ति होने के कारण यह व्यक्ति एक दूसरे का सहयोग करेंगे, या वर्ग संघर्ष के लिए कोई जगह नहीं। जबकि साम्यवादी विचारधारा किसके ऊपर बल दे रही है? वर्ग संघर्ष के ऊपर बल दे रही है, और राज्य को वर्ग की संस्था मानते हैं। समझ में आ रहा है? ठीक है, आगे बढ़े। वर्ग सहयोग के ऊपर बल देते हैं। इसी के साथ में लोक सहमति व संसदीय शासन का साधन अपनाने की बात करते हैं। इनका कहना है कि जनता की सहमति से परिवर्तन किया जाए, और इसी के साथ में संसदीय शासन, अर्थात संसदीय शासन प्रणाली, पार्लियामेंट्री सिस्टम जो होता है, संसदीय शासन के द्वारा लोकतांत्रिक समाजवाद की प्राप्ति की जाए। अर्थात वास्तविक रूप में यहाँ जनता अपने प्रतिनिधि को चुन करके भेजेगी, और जो जनता के प्रतिनिधि होंगे, जिन्हें कि हम विधायक सांसद कहते हैं, उनके द्वारा वास्तविक रूप में धीरे धीरे इस रूप में कानून बनाए जाएंगे, इस रूप में नीतियां बनाई जाएंगी, जिससे कि समाजवाद की प्राप्ति हो सके। इसलिए कह रहे हैं संसदीय शासन के साधन को भी अपनाने की बात करते हैं। और सत्ता में आने पर लोकतंत्र की रक्षा करते हुए, अब ध्यान दें, सत्ता में आने पर जनता अपने प्रतिनिधि चुन करके भेज देगी, क्योंकि लोकतंत्र को स्वीकार कर ही नहीं है। जनता अपने प्रतिनिधि को चुन करके भेजेगी, प्रतिनिधि को चुनने के बाद फिर क्या करेंगे? लोकतंत्र की रक्षा करते हुए संवैधानिक उपायों द्वारा लोकतांत्रिक समाजवादी नीतियों व कार्यक्रमों को लागू करना। ठीक है, अर्थात वास्तविक रूप में इनका जो साधन होगा वो साधन विकासवादी और संवैधानिक होगा। संसदीय शासन प्रणाली का प्रयोग करते हुए, अर्थात जनता के प्रतिनिधियों के द्वारा जनहित में कानून बनाते हुए इस रूप में कानून बनाए, जिससे कि धीरे धीरे क्रमशः समाजवाद की प्राप्ति की जा सके। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये इसके साधन होंगे। आशा करता हूं इसके साधन भी आप समझ चुके होंगे। ठीक है, अब
इन चारों से संबंधित कोई प्रश्न पूछे, चारों मीन्स इसके गुण, अवगुण, महत्ता, उद्देश्य और साधन, भाई किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में कैसा ही प्रश्न पूछे, और यहाँ तक कि स्नातक लेवल, स्नातकोत्तर लेवल में कोई प्रश्न पूछा जाता है, इससे बाहर कोई प्रश्न बनता नहीं है। ठीक है, अब अंत में एक बात और बताना चाह रहा हूं मैं, कैसे, देखो जैसे मध्य युग का प्रतिनिधि विचारक कौन, संत थॉमस एक्विनास, ठीक है, कौन, संत थॉमस एक्विनास। उसी प्रकार से लोकतांत्रिक समाजवादी विचारधारा का भी एक प्रतिनिधि विचारक है, और वो कौन है, लास्की, एच.जे. लास्की, हैरोल्ड जोसेफ लास्की। क्या है, लास्की। लास्की की एक महत्वपूर्ण पुस्तक है ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स, अर्थात राजनीति का व्याकरण। ये एग्जाम पूछ लिया जाता है। लास्की की महत्वपूर्ण पुस्तक का नाम क्या है, ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स, राजनीति का व्याकरण। नोट कीजिएगा, राजनीति का व्याकरण, ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स। ठीक है, अब इसका नाम हमने क्यों लिया, क्योंकि लोकतांत्रिक समाजवाद का एक प्रतिनिधि विचारक है, कौन, लास्की। एग्जाम में किसी को प्रश्न पूछा जा सकता है। अब लास्की ने क्या किया, लास्की ने वास्तविक रूप में उदारवादी राजनीतिक दर्शन और समाजवादी आर्थिक दर्शन में समन्वय स्थापित किया है, और इसमें भी समन्वय की बात आ रही है। अब देखो, उदारवादी राजनीतिक दर्शन, उदारवादी राजनीतिक दर्शन का मतलब क्या है कि वास्तविक रूप में ये राजनीतिक दृष्टि स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं, और यहाँ समाजवादी आर्थिक दर्शन, इसके अंतर्गत वास्तविक रूप में आर्थिक स्वतंत्रता और समानता की बात की जा रही है। तो यहाँ वास्तविक रूप में स्वतंत्रता और समानता, अर्थात मैं ये कहना चाहूंगा कि राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक स्वतंत्रता, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक समानता, इन दोनों के मध्य समन्वय के ऊपर बल दिया गया है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अर्थात एच.जे. लास्की ने, फिर से दोहरा रहा हूं, उदारवादी राजनीतिक दर्शन और समाजवादी आर्थिक दर्शन में समन्वय स्थापित किया है। आपसे एग्जाम पूछा जाए कि लोकतांत्रिक समाजवाद के प्रतिनिधि विचारक निम्न में से कौन है, आपका आंसर होगा एच.जे. लास्की। और पूछा जाए एच.जे. लास्की ने निम्न में से किन दो दर्शनों में समन्वय स्थापित किया है, तो किसमें किया है, उदारवादी राजनीतिक दर्शन, समाजवादी आर्थिक दर्शन। एक विकल्प में दे दिया जाएगा, 3 विकल्प में और अन्य बातें दे दी जाएंगी। ठीक है, मैं यहाँ बहुविकल्पी प्रश्न बनाने का तरीका बता रहा हूँ आपको। इसके आधार पर सैकड़ों प्रश्न बनाए जा सकते हैं। और हमारा वीडियो बनाने का मतलब केवल औपचारिकता दिखावा नहीं है, हमारा उद्देश्य है राजनीतिक विज्ञान को ठीक से समझाना। ठीक है, उदारवादी राजनीतिक दर्शन, समाजवादी आर्थिक दर्शन में एच.जे. लास्की ने समन्वय किया है। ये हो गया आपका लोकतांत्रिक समाजवाद के गुण, अवगुण, महत्व, उद्देश्य और साधन। प्लीज हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। इसी के साथ में हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा प्लीज, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को आप अवगत करा पाएँ। हमारे इस कार्य में किसी न किसी रूप में आपके योगदान की आवश्यकता है। तो प्लीज़ प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, हमारे YouTube चैनल से जुड़े रहें। इसके लिए आप इसे सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।